हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक बायोलॉजी से संबंधित है, जिसमें आज हम लोग मानव रोग पर आधारित विभिन्न प्रश्नों को समझेंगे। आज के ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तथा आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि एग्जाम में पढ़ा हुआ ही क्वेश्चंस आते हैं, परंतु कन्फ्यूजन होने की वजह से कहीं न कहीं गलती होने की संभावना अधिक होती है। आज इन सभी प्रश्नों को याद करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके माध्यम से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। पीलिया में मुख्य रूप से मानव शरीर का यकृत प्रभावित होता है। यह रोग वायरस के कारण होता है, जो मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है, हमारे शरीर में बिलिरुबिन नामक एक तरल पदार्थ पाया जाता है। यह एक पीले रंग का पदार्थ है जो ब्लड के टूटने से बनता है। हमारे शरीर में इसकी मात्रा 1% है, परंतु जब किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है तब इसकी मात्रा 2.5% हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज मधुमेह रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान बनाए रखने के लिए लाभ पहुंचाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेथी की बीज। जब किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है तो इस रोग में रक्त शर्करा का स्तर बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। यदि इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अतः इस लेवल को नॉर्मल बनाए रखने के लिए मेथी के बीज काफ़ी फायदेमंद होता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे शरीर में रक्त शर्करा क्यों बढ़ता है? देखिए, हमारे शरीर में एक इंसुलिन नामक हार्मोन पाया जाता है। यह हार्मोन हमारे शरीर में रक्त शर्करा को समान बनाए रखता है, परंतु जैसे ही पैंक्रियाज में इसका पहुंचना कम होता है वैसे ही रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हमारे शरीर में इंसुलिन रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है। जब किसी व्यक्ति को मधुमेह अथवा डायबिटीज रोग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रक्त शर्करा को समान स्तर बनाए रखने के लिए मेथी के बीज काफ़ी फायदेमंद होता है। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, मेथी का पहला अक्षर म है तथा मधुमेह का पहला अक्षर म है। आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है। जिस दिन आप किसी भी प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही ढूंढ लेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल गलती नहीं होगा। यहाँ पर मधुमेह रोग का पहला अक्षर म है, साथ ही मेथी का पहला अक्षर म है। आप इसे जोड़कर याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षय रोग। क्षय रोग अर्थात ट्यूबरकुलोसिस से छुटकारा पाने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। यह एक प्रकार जीवाणु जनित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। देखिए, इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर दो नाम है, एम से हो गया माइक्रोबैक्टीरियम, टी से हो गया ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पर देखिए, क्षय रोग को इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तो आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है। क्षय रोग को अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं और इसके जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलिए अब समझते हैं कि यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले आपको बीसीजी का पूरा नाम ध्यान में रखना है। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट गुएरिन होता है। क्षय रोग को कई नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे यक्ष्मा, तपेदिक, टीवी। क्षय रोग के अलावा भी इन सभी नाम को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ सभी ऑप्शन में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी एवं टिटनेस। यह 3 रोग से छुटकारा पाने के लिए ट्रिपल एंटीजन का टीका लगाया जाता है। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से डीपीटी को ध्यान में रखना है। इस नाम में इन सभी रोग का नाम छुपा हुआ है, जैसे डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, टी से टिटनेस। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, यदि आपको साइंस क्वेश्चन में अच्छे स्कोर करना है तो आपको इसके मुख्य बिंदु को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में याद रखना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, डी से डिप्थीरिया हिंदी तथा अंग्रेजी में दोनों एक ही नाम है। टी से टिटनेस देखिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों एक ही नाम है, जबकि पी से कुकर खांसी के लिए पर्टूसिस हो रहा है। इसलिए हमेशा साइंस क्वेश्चन के लिए दोनों में याद रखना बहुत ही जरूरी है। इससे एग्जाम में अच्छे स्कोर होने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। कई बार एग्जाम में आपको प्रश्न में पर्टूसिस दिया हुआ रहेगा, परंतु आप उसका हिंदी यदि नहीं जानते हैं तो वैसे क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रश्न के मुख्य बिंदु को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में याद रखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंसेफेलाइटिस। यह एक प्रकार की वायरस जनित रोग है
जो मुख्य रूप से बच्चों में अधिक होता है। शेष सभी रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन रोग का मुख्य वाहक कौन है। पहला है पीला बुखार। यह रोग एडिस इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है मलेरिया। यह मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है फाइलेरिया। यह क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इन सभी का नाम ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंसुलिन। जब हमारे शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम होता है तो ब्लड में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि मधुमेह रोग में इंसुलिन की कमी होती है जबकि ब्लड में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है मायोपिया का उपचार क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मायोपिया रोग को अवतल लेंस के चश्मे द्वारा ठीक किया जाता है। देखिए मायोपिया एक इंग्लिश शब्द है जबकि इसके हिंदी में निकट दृष्टि दोष होता है। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रश्न के मुख्य बिंदु को अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में याद रखें। जब किसी व्यक्ति को यह दोष हो जाता है तो वह व्यक्ति निकट की तो वस्तु देख पाता है परंतु दूर की वस्तु उसे दिखाई नहीं देता है। इसे यदि आप ध्यान से देखेंगे निकट का अपोजिट दूर होता है, अतः इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। नेक्स्ट है उत्तल लेंस। इस लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिख पाता है परंतु निकट की वस्तु नहीं दिख पाता है। यहाँ पर देखिए दूर का अपोजिट निकट है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जबकि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसके आंसर में कंफ्यूजन होता है। चलिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, उसके माध्यम से याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूर में दो शब्द है, एक है द, दूसरा है र। यहाँ पर देखिए निकट में तीन शब्द है, एक है न, दूसरा है क, तीसरा है ट। यहाँ पर देखिए अवतल में 4 अक्षर है जबकि उत्तल में 3 अक्षर है। तो आपको बड़ा से बड़ा जोड़कर याद रखना है तथा छोटा को छोटा से जोड़कर याद रखना है। 3 को 2 से जोड़कर याद रखना है जबकि 4 को 3 से जोड़कर याद रखना है। नेक्स्ट है द्विफोक्सी लेंस। इस लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति को निकट अथवा दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। मुख्य रूप से यह रोग ओल्ड व्यक्ति को ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है हैजा निम्नलिखित में किसके कारण फैलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैजा रोग होने का मुख्य 2 कारण है। पहला दूषित जल, दूसरा दूषित भोजन। जब कोई व्यक्ति दूषित जल पीता है अथवा दूषित भोजन करता है तो उस व्यक्ति को हैजा होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस रोग में मुख्य रूप से आंत प्रभावित होता है जिसे हम लोग इंटेस्टाइन कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भोजन अथवा जल हमारे शरीर के आंत में पाचन होता है, अतः इस रोग में मुख्य रूप से आंत प्रभावित होता है। यह एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग है जो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। यहाँ पर देखिए एक कोलेरी शब्द है। यदि आपको हैजा की इंग्लिश में कोलरा याद है तो कहीं ना कहीं इसके जीवाणु को आप जोड़कर याद रख सकते हैं। इस प्रश्न में आपको मैच करना है। यहाँ पर 2 लिस्ट है, एक तरफ विटामिन का नाम दिया हुआ है, दूसरी ओर उसकी कमी से होने वाला रोग का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, इसकी कमी से रोतौंधी होता है, अतः इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट है विटामिन बी, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ 4, 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किसके रोगी को अपवहन पर रखा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिक। जब किसी व्यक्ति को ब्रिक से संबंधित रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। डायलिसिस एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें रक्त को शुद्ध किया जाता है। आइए ब्रिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। ब्रिक के 2 भाग होते हैं। ब्रिक के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं जबकि ब्रिक के भीतरी भाग को मेंडुला कहते हैं। ब्रिक कई प्रकार के नलिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न है रक्तचाप की चिकित्सा के लिए एक औषधि किसके जड़ों से प्राप्त की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोल्फिया सर्पेंटाइना। यह एक प्रकार की वृक्ष है जिसकी जड़ों से रक्तचाप की औषधि प्राप्त की जाती है। यहाँ पे रक्तचाप को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को स्फैग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न आए, इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फाइलेरिया एक प्रकार की रोग है
जो बुचेरिया बेरेंकोप्टी कृमि से होता है। यहाँ से आपको दो महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना है। पहला जो है यह कृमि से होने वाला रोग है और इस कृमि का नाम है बुचेरिया बेरेंकोप्टी। दूसरा, इस कृमि के बाघ क्यूलेक्स मच्छर है। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। पहला, फाइलेरिया रोग किस कृमि के माध्यम से होता है? तो आपको ध्यान में रखना बुचेरिया बेरेंकोप्टी। लेकिन यही प्रश्न यदि दूसरे तरीका से आ जाए, फाइलेरिया रोग के वाहक कौन है? तो आपको ध्यान में रखना क्यूलेक्स मच्छर, क्योंकि यह कृमि क्यूलेक्स मच्छर के माध्यम से ही फैलता है। आपको तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना है, इस रोग को हाथी पांव कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को फाइलेरिया रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति का पूरा शरीर में सूजन आ जाता है, खासकर उसके पैरों में ज़्यादा सूजन होता है, इसलिए इस रोग को हाथी पांव कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षय रोग। क्षय रोग जो है एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। आइए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। एड्स वायरस से होने वाली रोग है, दांत कवक से होने वाली रोग है, जबकि मलेरिया परजीवी से होने वाली रोग है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है तो उस व्यक्ति में विटामिन के की कमी पाया जाता है, क्योंकि विटामिन के के माध्यम से रक्त का थक्का जमता है। जब किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाता है तो उस व्यक्ति का चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं जमता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए मुख्य रूप से विटामिन के जिम्मेदार है। यदि प्रोटीन की बात किया जाए तो वह प्रोटीन हिपेरिन है। यहाँ सभी प्रश्न आते हैं, इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक यौगिक किसी व्यक्ति की रोग निरोधक क्षमता से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटीजन। यह हमारे शरीर में मुख्य रूप से रोग से लड़ने की क्षमता को प्रेरित करता है, अतः आपको ध्यान में रखना है कि रोग निरोधक क्षमता से संबंधित एंटीजन है। अगला प्रश्न है, विटामिन और बीमारी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि विटामिन ई की कमी से मानसिक विकृति नहीं होता है, इसकी कमी से मुख्य रूप से नपुंसकता होती है। अगला प्रश्न है, वह रोग जो किसी रोगी के संपर्क से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांसर्गिक रोग, जिसे अंग्रेजी में ओकेजनल डिजीज कहते हैं। यह एक ऐसा रोग है जो किसी रोगी के संपर्क में आने से होता है। अगला प्रश्न है, मोटर कार द्वारा निष्कासित किस प्रदूषण द्वारा कैंसर रोग का प्रकोप हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैंसर के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार पॉलीसाइलिक हाइड्रोकार्बन्स है। इसका उत्सर्जन मुख्य रूप से मोटर कार द्वारा होता है, खासकर बड़ी सिटी में पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, अतः इसके उत्सर्जन से कैंसर रोग का प्रकोप हो सकता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनोफिलीज मच्छर। यह मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, जिसमें मुख्य रूप से रोगी को फीवर होता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। मलेरिया के इलाज करने के लिए क्लोरोक्विन प्रमुख दवा है, जबकि इसकी दूसरी दवा कुनैन की छाल है। कुनैन एक प्रकार की ब्रीच है जिसके छाल से भी मलेरिया को ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा या रोहे रोग किस अंग से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंख। ट्रेकोमा रोग का संबंध आई से है। इसके अलावा आपको ग्लूकोमा भी याद रखना है, यह रोग भी आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को टिटनेस का रोग हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जब किसी व्यक्ति को बाहरी चोट लग जाती है जिसके कारण कोई घाव हो जाता हो। जब यह घाव काफी समय तक खुला हुआ रहता है तो ऐसे स्थिति में इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है। इस इन्फेक्शन के माध्यम से टिटनेस रोग होता है। यह मुख्य रूप से जीवाणु जनित रोग है, जिसे बैक्टीरियल डिजीज भी कह सकते हैं। इस जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई है। यहाँ पर आपको टिटनेस से टिटनाई ध्यान रखना है, क्योंकि जीवाणु का अंतिम नाम टिटनाई है। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका किस रोग को समाप्त करने के लिए लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डीपीटी का टीका 3 रोग को समाप्त करने के लिए लगाया जाता है। वह है डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस, टी से टिटनेस। ये सभी रोग जीवाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? दूसरे शब्दों में कहें तो ग्वाइटेड डिजीज किसकी कमी से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की कमी से घेंघा रोग होता है। यहाँ पर दूसरा बिंदु को ध्यान में रखना है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से भी घेंघा रोग होता है। आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह वायरस से होने वाली रोग है। इस रोग का पता एलिसा टेस्ट के माध्यम से किया जाता है।
फ्रेंड्स, इसके अगले पार्ट में हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिए। आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो मिल सके। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।